नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट कोड EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की यूनिट 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। कितना टाइप का होता है ये भी हमने देख लिया था। हमें ये पता चला कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि एक तो हमने पढ़ा था मोनोस्टेबल और दूसरा पढ़ा था एस्टेबल। मोनोस्टेबल में वापस 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन थे, वो दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंड टाइप है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में, एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ओके, मोनोस्टेबल के केस में हमको पता था कि उसका नाम मोनोस्टेबल इसलिए रखा गया है बिकॉज इट टेक्स अ सिंगल पल्स टू चेंज इट्स स्टेट। और एस्टेबल के केस में क्या होगा, इफ द ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स इट नीड नॉट एनी पल्स टू चेंज इट्स स्टेट, सो इट इज कॉल्ड एज एन एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। अब कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करें तो ये वापस 2 टाइप का है, that is diode control astable blocking oscillator and RC control astable blocking oscillator। जो डायोड कंट्रोल astable blocking oscillator है उसमें क्या होता है, कलेक्टर सर्किट में हमने एक डायोड लगाया हुआ है जो कि स्टेट चेंज करने का काम करता है, और RC कंट्रोल में हम लोगों ने एक R और एक C, दैट इज एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर जो है वो एमीटर सेक्शन में लगाया हुआ है जो कि गेट पल्स की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। हम डायोड कंट्रोल एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की बात करें तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो पल्स ट्रांसफार्मर चाहिए। पल्स ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का। अब ये पल्स ट्रांसफार्मर जो है डायोड कंट्रोल एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में ये कलेक्टर सर्किट में कनेक्टेड होगा। इसी के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी और ट्रांजिस्टर के बेस के बीच में। एक कैपेसिटर लगाएंगे हम ट्रांजिस्टर के बेस और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के बीच में। देन जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड डायोड जो है वो कलेक्टर सर्किट के साथ में कनेक्ट होंगे। ये देख सकते हैं आप, जो डायग्राम है उसमें एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जो कि बेस और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड के बीच में कनेक्टेड है। दूसरा कलेक्टर सर्किट में आप देख सकते हैं एक डायोड है और एक कैपेसिटर कनेक्ट है जो कि सेकेंडरी के अक्रॉस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल पल्स देंगे कलेक्टर सर्किट पे। जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है उस पे एक इनिशियल पल्स देंगे। अब इनिशियल पल्स की जरूरत क्यों है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो इनिशियल पल्स दी जा रही है। ओके, ये पल्स उसकी स्टेट चेंज करने के लिए रिक्वायर नहीं है, ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दी जा रही है। अब ये ना समझे कि मोनोस्टेबल के केस में सिंगल पल्स दी जा रही थी वहाँ स्टेट चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम एक पल्स दे रहे हैं इनिशियल पल्स स्टेट चेंज करने के लिए, ऐसा नहीं है। इट डजंट रिक्वायर एनी पल्स टू चेंज इट स्टेट, क्योंकि अभी हम ये जो पल्स दे रहे हैं वो स्टेट चेंज करने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं। इस इनिशियल पल्स के बाद में इस अनस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर को किसी टाइप की कोई पल्सेस की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम अनस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है। ओके, अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम बनाना है, डायग्राम में जो जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। ओके, इनिशियली जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है, हम हमेशा किसी भी सर्किट की ये इस टाइप के जो मल्टीवाइब्रेटर या ऑसिलेटर सर्किट है उनकी जो एनालिसिस है वो हम यही मान के करते हैं, इनिशियली आपका ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ स्टेट। ओके, टू इनिशिएट द सर्किट नेगेटिव ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड एट द कलेक्टर। हम क्या करेंगे, कलेक्टर टर्मिनल पे एक नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करेंगे। अब देखिए, नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करने से क्या होगा, आपका जो डायोड है कलेक्टर सर्किट में, जो डायोड कनेक्टेड है उसका पी पोर्शन जो है वो कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब जब आप नेगेटिव ट्रिगर पल्स देंगे तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके, अब डायोड रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब डायोड जो है वो ऑफ हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये नेगेटिव ट्रिगर पल्स दी है। Initial pulse we are applying at the collector terminal, which is a negative trigger pulse which makes your diode off. Okay, अब हम जानते हैं कि
ये जो पल्स है, डायोड तो आपका ऑफ हो गया, ये पल्स कहाँ जाएगी आगे, पल्स ट्रांसफार्मर पे। और पल्स ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग पोलैरिटी है जो हमने इंडिकेट किया टॉर्क कन्वेंशन फिगर में, उसके थ्रू क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो फेज विदाउट एनी फेज इन्वर्सन वहां इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी सेम है। तो जो वोल्टेज आपका सेकेंडरी पे जा रहा है वही का वही वोल्टेज आपको प्राइमरी पे भी शो हो रहा है। अब ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर टुवर्ड्स द बेस। अब ये जो वोल्टेज आया है प्राइमरी के अक्रॉस, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये वोल्टेज उस कैपेसिटर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ फ्लो होगा। तो इनिशियली हमने ये माना था कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ है, दैट मीन्स IB 0 था। अब इस वोल्टेज की वजह से कुछ ना कुछ बेस करंट वहां पे आएगी। तो दिस करंट, बेस करंट डेवलप सम बेस टू एमिटर वोल्टेज, और इस बेस करंट की वजह से VBE यानी बेस टू एमिटर कुछ ना कुछ ड्रॉप आएगा। अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे IB बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ये VBE ड्रॉप जो है वो बढ़ेगा, और जैसे ही ये VBE ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर जो इनिशियली Q1 ऑफ था वो अब ऑन हो जाएगा। अब जैसे आपका ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर Q1 की वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो गया मतलब सैचुरेशन में आ गया। अब सैचुरेशन में क्या होता है, कलेक्टर करंट आपकी इंक्रीज होगी। अब जैसे ही कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, सो ये कलेक्टर करंट कहाँ अप्लाई होगी, डायोड और ट्रांसफार्मर दोनों को मिलेगी ये कलेक्टर करंट। अब जो डायोड पहले आपका ऑफ था नेगेटिव ट्रिगर पल्स अप्लाई करने की वजह से, अब उसको क्या हो रहा है, ऊपर से एक करंट मिल रही है, तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ऑन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि IC इसको मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है इसको। तो अब ये डायोड जो है आपका, जो पहले इनिशियली ऑफ था, वो ऑन हो जाएगा। The voltage that gets induced into the transformer primary winding induces some voltage into the transformer secondary winding, using which the capacitor starts charging। यानी कि ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वाइंडिंग के अक्रॉस, उस वोल्टेज की वजह से आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर हमेशा सर्किट में दो ही काम करता है, ध्यान रखिए। जब उसको वोल्टेज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने के बाद में फिर उसको वो वोल्टेज क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। तो दो ही काम होते हैं, और उसकी रेट ऑफ चार्जिंग और रेट ऑफ डिस्चार्जिंग पे ही सारी पल्स की शेप जो है वो डिपेंड करती है। एज अ कैपेसिटर विल नॉट डिलीवर एनी करंट वाइल इट इज गेटिंग चार्ज। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कोई भी करंट डिलीवर नहीं करेगा। सो द बेस करंट IB स्टॉप्स फ्लोइंग। अब वो जो IB करंट उस कैपेसिटर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से फ्लो हो रही थी, अब वो करंट उसको मिलना बंद हो जाएगी। इस वजह से जब IB आपकी नहीं मिलेगी ट्रांजिस्टर को, तो आपका ट्रांजिस्टर जो ऑन है वो क्या हो जाएगा, वापस ऑफ हो जाएगा। सो Q1 विल बी ऑफ। सो अब आपकी स्टेट चेंज हो गई। सो ट्रांजिस्टर का ऑन से ऑफ होना और ऑफ से ऑन होना, यही हम कहते हैं कि स्टेट चेंज होना है। तो यहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। नाउ द डायोड विच वाज ऑन हैज सम वोल्टेज अक्रॉस इट विच गेट्स अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी विच इज इंड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी। अब डायोड जो आपका बेसिकली ऑन था पहले, उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे अप्लाई होता है, और वो वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी पे वापस इंड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर विच लेट्स द कैपेसिटर डिस्चार्ज। अब जो कैपेसिटर से करंट फ्लो होगी वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगी, क्योंकि अब फुली आपका पहले चार्ज हो चुका था। अब इससे ज्यादा मैक्सिमम चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज हो गया वो। अब इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, तो अब वो क्या करेगा, किसी न किसी एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज होगा। हेंस द बेस करंट IB फ्लोज टर्निंग द ट्रांजिस्टर ऑन, और उसकी वजह से वापस उसको क्या मिलेगी, ट्रांजिस्टर के बेस को वापस बेस करंट मिलने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डायग्राम में, आप देखिए आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो शो हो रही है। VB आपका बेस वोल्टेज है, VCE सैचुरेशन मैक्सिमम वैल्यू है। आउटपुट में जब आप देखेंगे तो VB की, जब अब तक आपका VB जो है बेसिकली उस कट इन वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो कुछ भी आउटपुट को नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो उसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद देखिए आपको पल्स मिल रही है। ओके, सो और इस फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स के बीच जो ये शो हो रहा है, बेसिकली ये दिखा रहा है आपका कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है आपका कैपेसिटर, इसीलिए ये जो वेवफॉर्म बीच में आ रही है वो एक्सपोनेंशियली आ रही है बेस की, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर के बेस और आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के बीच में ही कनेक्टेड है आपका कैपेसिटर, इसीलिए हमने बेस वोल्टेज को यहाँ पे एक्सपोनेंशियली शो किया। As the diode helps the transistor to change its state, the circuit is diode control।
अब डायोड की वजह से ही इसको स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि डायोड के ऑन होने या ऑफ होने की वजह से ही कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंट्रोल हो रही है। इसी वजह से इसका नाम डायोड कंट्रोल्ड एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर दिया गया। Also, as the trigger pulse is applied only at the time of initiation, whereas the circuit keeps on changing its states all by its own, this circuit is an astable oscillator। मैंने आपको इनिशियली बता दिया था, सिर्फ एक इनिशियल पल्स हमने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दी, उसके बाद में इसकी स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है डायोड के द्वारा कंट्रोल होकर ऑन एंड ऑफ होने से। उसके बाद इसको किसी भी टाइप की कोई पल्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं जो दूसरा टाइप का एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका डायोड हमने जहां कनेक्टेड किया है उसकी बजाय हम आर और सी, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करेंगे एमीटर पोर्शन में। ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पोर्शन है, ट्रांजिस्टर के जो एमीटर सर्किट है, उसमें आर और एक सी का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और इसी वजह से इसको हम आरसी कंट्रोल एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बोलेंगे। पहले हम उसको डायोड से कंट्रोल कर रहे थे, तो डायोड कंट्रोल एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बोला था। अब हम इसको आर और सी से कंट्रोल करेंगे, तो इसको आरसी कंट्रोल एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बोलेंगे। काफी सिंपल है इसकी वर्किंग। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।